द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जो हमने दो तरह के सॉल्यूशन देखे थे, एक सॉल्यूशन होता था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में आता है ना। और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें n इन्वॉल्व हो, n क्या है, इंटीजर, वहाँ इंटीजर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, उसके कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको, है ना। तो इनको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी नंबर 1 में हम 3 फॉर्मूले आपको बताएं, ABC। कौन कौन से? ऐसा अगर आपको मिल जाए साइन थीटा इक्वल टू 0, या मिल जाए आपको कॉस थीटा इक्वल टू 0, या फिर मिल जाए आपको टेन थीटा इक्वल टू 0, तो इनके लिए सॉल्यूशन क्या होगा? पहले A और C दोनों के लिए सॉल्यूशन सेम होंगे, थीटा इक्वल टू n पाई, और इसका भी सॉल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू n पाई। और उसका रीजन ये है कि ये बता रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू 0। तो आप याद करोगे साइन का जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसे चलता है। साइन का ग्राफ ये देखो मैंने पाई, 2 पाई, 3 पाई, इधर माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। साइन का ग्राफ इस हिसाब से चलता है। बात समझ आ रही है? पाई के कोएफिशिएंट्स पर, है ना, एक्स एक्सिस को, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को पाई पे इंटरसेक्ट करेगा, फिर आगे 2 पाई पे करेगा, फिर 3 पाई पे करेगा। पाई के कोएफिशिएंट्स पर इंटरसेक्ट करते हुए जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इधर भी माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। तो यहाँ पर मैंने जो n बताया है, n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। n बिलोंग्स टू इंटीजर। i से भी रिप्रेजेंट करते हैं, z से भी करते हैं इंटीजर को, है ना। कुछ कंफ्यूजन ना हो तो फिर मैं i लिख दूँ, नहीं तो z लिख दूँ, ठीक है। z भी लिखते हैं और i से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर उसमें z लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं i भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो z और i दोनों सिम्बल्स आपको याद रखना है, वो इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए होते हैं। तो n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर विच मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और 0 भी जो मान के चलिए कि आप पाई का मल्टीपल, क्योंकि यहाँ 0 पर भी इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, ठीक है। 0 पर भी कर सकता है, n क्योंकि n की वैल्यू इंटीजर है, n की वैल्यू 0 हो सकती है, पॉजिटिव 1 2 3 4 हो सकती है, फिर नेगेटिव -1। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 में बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। थीटा की वैल्यू पाई भी हो सकती है, 2 पाई भी हो सकती है, 3 पाई भी हो सकती है। तो वो जनरलाइज करने के लिए एक इंटीजर n लगा देते हैं, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 0 का मतलब थीटा ऐसा वो कौन सा एंगल है जहाँ पर साइन फंक्शन 0 वैल्यू देता है। तो थीटा की तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर वो बहुत सारी वैल्यूज को समराइज करने के लिए इंटीजर n लिया है ना। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब अ सेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का एक सेट है। कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब कॉस का जो ग्राफ होता है, कॉस का ग्राफ ऐसे जाता है, ये कहाँ पे कट करते हुए जाता है, ये कट करेगा π/2 पे, फिर आगे कट करेगा 3π/2 पे, फिर आगे कट करेगा 5π/2 पे। ऐसे ही यहाँ पर -π/2, -3π/2, -5π/2। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये थीटा की वैल्यू इसमें हो जाएगी π/2 का कॉफिशिएंट। क्या? π/2 के कॉफिशिएंट्स पे कट कर रहा है, लेकिन कैसा कॉफिशिएंट है? π/2, 3π/2, 5π/2, ऑड नंबर चल रही है। और ऑड नंबर को याद करो, यूक्लिड्स डिवीजन जो लेमा हमने पढ़ा था ना,
ऑड नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2n+1 इज रिप्रेजेंटिंग अ ऑड नंबर। अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचे तो नंबर ऑड है। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2n+1 π/2। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। cos θ = 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा 2n+1 π/2। और n सबके लिए कॉमन है, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ठीक है, तो ये साइन कैटेगरी 1 वाले फॉर्मूले मैंने बता दिए आपको जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए। कैटेगरी नंबर 2 ऐसा आपको मिल जाता है sin θ = sin अल्फा, या मिले आपको cos θ = cos अल्फा, या मिल सकता है tan θ = tan अल्फा। इनके लिए अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं आपको, sin θ = 0 = θ = n π लिख दिया था, ये इसका ही मैंने बता दिया। इसका नहीं बताया, ध्यान रखना। tan θ = होता है tan θ = sin θ cos θ। तो जो tan थीटा का हाल हो रहा है वही, सॉरी, जो sin थीटा के साथ में हो रहा है वही tan थीटा के साथ में होगा, दोनों न्यूमरेटर में, है ना। जो न्यूमरेटर में sin थीटा है, क्योंकि tan थीटा sin थीटा भी डिपेंड कर रहा है ना। क्योंकि sin थीटा के लिए जहाँ वैल्यू 0 होगी, tan थीटा के लिए वहाँ वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए सेम वही सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा गया tan थीटा के लिए। ग्राफ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, sin θ = sin अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, θ = n π प्लस -1 टू दी पावर n अल्फा। ठीक है, ये रहेगा। याद करने पड़ेंगे ये फॉर्मूले, डिराइव भी हो जाते हैं, है ना। तो डेरिवेशन आप चाहें तो अपनी बुक में देख सकते हैं, बाकी डेरिवेशन पूछने में भी नहीं आएगा। और मैं बता दूंगा आपको ये डेरिवेशन कैसे करेंगे। इस साइन अल्फा को इधर लेके आएंगे, ऐसा बन जाएगा sin θ - sin अल्फा = 0। और sin c - sin d का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फिर आगे सॉल्व करते करते ऐसी भी सिचुएशन बन जाती है। cos θ = cos अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन होगा θ = 2n π ± अल्फा। ठीक है, ये tan θ = tan अल्फा के लिए होगा θ = n π + अल्फा, है ना। इधर थीटा एंगल और इधर अल्फा एंगल लिया है, तो ये दो कैटेगरी के फॉर्मूले बता दिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के फॉर्मूले और बताते हैं। थर्ड और फोर्थ देख लीजिए। थर्ड में भी ABC मैं लिख सकता हूँ, लिखा नहीं मैंने। sin² θ = sin² अल्फा, cos² θ = cos² अल्फा और tan² = tan² अल्फा। इन तीनों के लिए एक ही कॉमन सॉल्यूशन होता है। इसका भी सॉल्यूशन यही होगा, इसका भी फॉर्मूला सॉल्यूशन का यही होगा और इसका भी यही होगा। ठीक है, इन तीनों के लिए। ऐसे ही इन तीनों के लिए भी यही सॉल्यूशन रहता है। mod of sin θ = mod of sin अल्फा, mod of cos θ = mod of cos अल्फा एंड mod of tan θ = mod tan अल्फा। mod का साइन है, याद होगा आपको, mod फंक्शन बताया था। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, इन तीनों के लिए यही कॉमन सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, फोर्थ sin θ = sin अल्फा एंड cos θ = cos अल्फा, देन θ = 2n π + अल्फा। ये दोनों एक साथ हों तब सॉल्यूशन θ = 2n π + अल्फा रहता है। ठीक है।